देखिए हम लोग सॉल्विटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर जो बेसिक बात है उसको जरा आप समझ लीजिए। ठीक, देखिए हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है। अब हमारे पास यहां ऑक्सीजन गैस है और यहां HCl गैस है और मैं आपको पूछूं कि बताइए इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा या फिर HCl गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा? तो आखिर आप कैसे बताएंगे कि वाटर में इस दोनों गैस में से कौन से गैस ज्यादा डिसॉल्व होंगे? तो इसको समझने के लिए ही आज ये टॉपिक स्टार्ट किए हम। ठीक है, अब समझिए क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर लो सॉल्युबल है। क्या? लो सॉल्युबल, यानी कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम डिसॉल्व हुए हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर कम सॉल्युबल है, जबकि HCl गैस की बात करें तो HCl गैस वाटर के अंदर हाई सॉल्युबल है। क्या? हाई सॉल्युबल है। ठीक है, अब सवाल है ऐसा क्यों हुआ? क्यों HCl वाटर के अंदर ज्यादा डिसॉल्व है और ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर कम डिसॉल्व है? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो समझिए, ऑक्सीजन गैस का नेचर नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। और आप सभी जानते हैं यहां पे यदि वाटर है इसके अंदर तो वाटर का नेचर क्या होता है? पोलर। ठीक है, और HCl गैस का नेचर क्या होता है? पोलर। ठीक, अब समझने की कोशिश कीजिए। एक रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि समान नेचर वाला समान नेचर में घुलता है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? देखिए ऑक्सीजन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, यानी कि नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे, अच्छे से डिसॉल्व होंगे लेकिन उतनी ज्यादा डिसॉल्व नहीं होंगे जितनी होनी चाहिए। लेकिन HCl गैस की बात करें तो HCl गैस का नेचर क्या है? पोलर। और वाटर भी कैसा है? पोलर, यानी कि पोलर पोलर, यानी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि HCl वाटर में क्या होंगे? ज्यादा डिसॉल्व होंगे। तो इन सब के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर हम कैसे समझेंगे कि कौन सा गैस वाटर के अंदर, सवाल ये उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सा गैस वाटर के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगा और कौन सा गैस वाटर के अंदर कम डिसॉल्व होगा? तो इसके पीछे फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स है जिसको समझना जरूरी है। तो आइए हम उन फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो लिक्विड में गैस की सॉल्विटी को अफेक्ट करता है? तो समझिए कौन कौन सा है। पहला, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा फैक्टर्स है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और चौथा फैक्टर्स है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये चार फैक्टर्स है जो किसी गैस की सॉल्विटी लिक्विड में जो होती है उसको अफेक्ट करता है। अब हम लोग क्या किए हैं? हम लोग नेचर ऑफ गैस को पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट को पढ़ चुके हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देख चुके हैं। आज हम लोग जो फैक्टर्स देखेंगे वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के ऊपर। देखिए चौथा फैक्टर्स हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब कि जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे होंगे तो उसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो इसको समझने के लिए देखिए हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरे हुए हैं और इस लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व हो रहा है। तो जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं तो इस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्रेशर के इफेक्ट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है विलियम हेनरीज। क्या नाम है? विलियम हेनरी। ठीक है, देखिए विलियम हेनरी क्या ऑब्जर्व किए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है और लिक्विड के सरफेस पे कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं। अब हेनरी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो गैस सरफेस पे देख रहे हैं ये गैस के पार्टिकल के द्वारा यदि ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ये गैस ज्यादा डिसॉल्व होंगे
और यदि गैस के द्वारा कम प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा तो गैस लिक्विड के अंदर कम डिसॉल्व होंगे। यानी कि गैस यहाँ पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और गैस यहाँ पे कम प्रेशर अप्लाई करता है तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ से हेनरी ने एक रिलेशन स्थापित किया, क्या कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर ज्यादा होगी जब उस गैस के द्वारा पार्शियल प्रेशर ज्यादा अप्लाइड किया जाएगा, और गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम होगी जब उस गैस के द्वारा कम पार्शियल प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, और जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। अब सवाल उठता है कि पार्शियल प्रेशर को कैसे समझेंगे। देखिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरे हुए हैं, और इस लिक्विड के सरफेस पे डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो हम समझ रहे हैं पार्शियल प्रेशर को, तो जरा समझिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन गैस भी लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा और ऑक्सीजन गैस भी लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा उसी को ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, और यहाँ नाइट्रोजन जो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा वो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। मतलब जब किसी लिक्विड के सरफेस पे डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है तो अलग अलग गैसेस के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, देखिए ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व है। ठीक है, तो गैस डिसॉल्व होंगे तो इस गैस के कुछ मोल्स होंगे, हाँ गैस के अपने मोल्स होंगे, और गैस के अपने मोल्स होंगे तो इस गैस के मोल फ्रैक्शन भी होंगे। ठीक है, हेनरी ने क्या किया, कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन यूज कर लिया उन्होंने। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या कर लिया, मोल फ्रैक्शन यूज किया। तो जब हेनरी कंसंट्रेशन टर्म्स के बदले में मोल फ्रैक्शन का यूज किए तो प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किए कि जो मोल फ्रैक्शन था ना वो मेजर कर रहा था सॉल्युबिलिटी। मतलब जो मोल फ्रैक्शन थे वो गैस की सॉल्युबिलिटी को मेजरमेंट कर रहा था। ये सारा चीज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया हेनरी के द्वारा। तो बस यहीं से काम सॉल्व हो गया। हेनरी ने यहां से एक लॉ सजेस्ट कर डाली। ठीक है, गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और गैस का पार्शियल प्रेशर घटेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और हेनरी ने प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया कि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और मोल फ्रैक्शन घटेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब यहां से हेनरी ने एक कंक्लूजन निकाला, क्या कि देखिए प्रेशर गैस का बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि गैस का मोल फ्रैक्शन यदि बढ़ जाए तो गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ, और गैस का मोल फ्रैक्शन यदि घट जाए तो गैस का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इन सारे इफेक्ट को हेनरी ने एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑब्जर्व किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इन सारे इफेक्ट को हेनरी ने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑब्जर्व किया। तो आइए अब हम लोग हेनरीज लॉ के ऊपर बात करते हैं। क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, है ना। मतलब गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा यदि वो ज्यादा होगा तो गैस का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। और हम लोग क्या पीछे देखे कि गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां से उन्होंने एक रिलेशन दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। और आप जानते हैं कि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x। ठीक है, अब यहां से P बराबर, देखिए यहां पे जो कांस्टेंट आया इस कांस्टेंट को हेनरी ने एक कांस्टेंट मान लिया जिसको हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, KH। देखिए K कांस्टेंट है, H से हेनरी, मतलब हेनरीज का ही कांस्टेंट आया जिसको KH बोल रहे हैं। तो कांस्टेंट क्या आ गया, KH और x। तो यहां से एक फार्मूला निकल गया P बराबर KH इंटू
x। अब यहां पे कौन क्या है, ठीक है, तो देखिए P क्या है, P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और kh क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट। अब देखिए यदि यहां पे हम इफ प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको समझिए। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट बराबर KH इंटू एक्स। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि KH इंटू एक्स बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, KH बराबर कांस्टेंट, ठीक है, अब बट्टा में x। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, KH और x के बीच रिलेशन दिखा सकते हैं क्या, कि जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, KH के, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि यदि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो KH क्या होगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यदि मोल फ्रैक्शन घटेगा तो KH क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं, देखिए हम लोग जानते हैं कि X यदि घटेगा तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगी, घटेगी। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, घटेगी। X घटेगा मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटता है तो गैस की सॉल्बिलिटी भी क्या होगी, घटेगी। अब जरा देखिए यहां क्या देख रहे हैं कि H बढ़ रहा है तो X घट रहा है, और X के घटने से सॉल्बिलिटी घटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां से कह सकते हैं कि यदि हम KH को बढ़ा दें, यदि हम KH को बढ़ा दें तो क्या होगा, देखिए KH बढ़ जाएगा, KH बढ़ जाएगा तो X घट जाएगा, और X घट गया मतलब सॉल्बिलिटी ऑफ गैस घट गया, यानी कि KH बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस घटती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ, तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब समझिए, देखिए यहां KH के बढ़ने से भी सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर रही है और टेम्परेचर के बढ़ने से भी सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और KH के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। नहीं, टेम्परेचर और KH के बीच क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, KH भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और यदि हम टेम्परेचर को घटा दें तो KH भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो सेम गैस के लिए, सेम गैस के लिए, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी बुक खोल करके टेबल 2.2 देखेंगे जिसमें ये सारा बात समझाया गया है। क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को टेबल में आप देखेंगे तो वहां देखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर अलग हो रहा है, इसका वैल्यू भी अलग अलग है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि नाइट्रोजन का KH वैल्यू 293 पे 76.48 है, जबकि इसी नाइट्रोजन का KH वैल्यू 303 केल्विन टेम्परेचर पे 88.84 है। ऑक्सीजन की बात कीजिए तो ऑक्सीजन का KH 293 केल्विन टेम्परेचर पे
34.86 है, जबकि ऑक्सीजन का KH 303 केल्विन टेम्परेचर पे 46.82 है। तो क्या देखें कि सेम गैस के लिए टेम्परेचर डिफर कर रहा है, तो KH का वैल्यू भी क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में। ठीक है, आइए इन सारी चीजों को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हेनरी इक्वेशन जो है वो क्या है कि P बराबर KH इंटू एक्स। आप जो इक्वेशन देख रहे हैं एक्चुअली ये y बराबर mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसमें जो P है ये y का काम करेगा, KH क्या है m यानी कि स्लोप, और ये जो मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं वो x है। ठीक, और प्लस c यानी कि यहाँ पे c जीरो ले लीजिए, आप कुछ नहीं तो जीरो ले लेंगे। अब ये c जो देख रहे हैं ये c y इंटरसेप्ट है। क्या है, y इंटरसेप्ट, मतलब y को कहां पे इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट 0 यानी कि ओरिजिन पे इंटरसेप्ट करेगा। ठीक, अब बनाइए आप ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो वेरिएबल चाहिए। देखिए दो वेरिएबल हमारे पास है, एक प्रेशर और एक मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की वजह से प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो दो वेरिएबल हमारे पास है। तो y क्या है, प्रेशर, ऊपर प्रेशर और नीचे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अब देखिए ये y इंटरसेप्ट 0 मतलब y को 0 पे इंटरसेप्ट करते हुए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन देगा नहीं। अब क्या है, ग्राफ से समझिए, देखिए मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर ही बढ़ेगा। हाँ, मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, गैस की बढ़ेगी। अब कभी कभी आपको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ जाएगी जो हेनरी से ही रिलेटेड है, उसको समझिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि गैस का मोल्स यदि बढ़ेगा, ठीक है, गैस का मोल्स यदि बढ़ेगा तो गैस के मास भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। मास ऑफ गैस क्या होंगे, बढ़ेंगे, और गैस के मास बढ़ेंगे तो गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी यहां से क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर ऑफ गैस के, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मास ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस के। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो m बराबर यहां से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू p। अब यहां पे कांस्टेंट चूंकि हेनरी कांस्टेंट है तो हेनरी कांस्टेंट ही लिखेंगे, तो m बराबर क्या लिखेंगे, kh इनटू p। ये भी इक्वेशन की कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएगी। जहां पे आपको ध्यान रखना है m मास ऑफ गैस है, m क्या है, मास ऑफ गैस, और p क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, और kh तो जानते ही है हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा।